तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये कैलकुलस का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। कैलकुलस में टोटल कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। कौन कौन से? डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन में ही मतलब अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो डिफरेंशिएशन के अंदर ही कंटिन्यूटी दे रखा है, डिफरेंशिएबिलिटी दे रखा है। आईसीएसई में ये अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, आईएससी में अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलस का ही हिस्सा, ठीक है। जो कंटिन्यूटी है वो डिफरेंशिएशन का ही एक तरह से पार्ट है, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग लिखो आप लोग, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, अब देखो ये लिख लेना, सपोज या लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड इन डोमेन डी ले लिया मैंने, देन f will be continuous at x is equal to c if, देख लो एक बार फिर मैं लिखाता हूं आगे। मैंने कहा मान लेते हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, रियल वैल्यूड फंक्शन। पहली बात तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जिसका डोमेन और कोडोमेन जो होता है या तो वो रियल नंबर खुद होते हैं या रियल नंबर का कोई ना कोई सबसेट होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर इसमें अलाउड नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या हो गया, एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया जो कि डिफाइंड है डोमेन डी में, ठीक है। डोमेन डी में ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। तो किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? अब जरा बात को समझो। जैसे मान लो ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस ग्राफ को मैं और भी बना सकता हूं। फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते ये ग्राफ डिफाइंड है। मान लेते ये है कर्व जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मुझे ये काम दिया गया है ये चेक करने के लिए कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। लेट्स से यहां पर x की वैल्यू है c। आपको पता है ना यहां से इस कर्व के ऊपर x की लगातार वैल्यूज चेंज हो रही है, पता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम x की वैल्यू यहां पे देख सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, y की वैल्यू अगर चेक करनी होगी तो ये जो हाइट होगी ये y की वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x की वैल्यू है, हाइट जो है वो y की वैल्यू है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं यहां पर x की वैल्यू क्या है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देख लूंगा। क्लियर है? इसी तरह कर्व के ऊपर कहीं ना कहीं पर x इज इक्वल टू c है। मुझे काम ये दिया गया इस पॉइंट पे ये चेक करना कि जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। अभी कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है समझ लो। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस का मतलब है इसके लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट साइड भी कोई ना कोई वैल्यू होगी फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू का मतलब है कर्व के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट से जस्ट पहले और इस पॉइंट के जस्ट बाद। बात समझ आ गई? जैसे मान लो आप लोग एक रो में बैठे हुए हो, ठीक है। जैसे मान लो ये 3 जने बैठे हुए हैं, इसके बगल में भी एक सीट लगा दी हमने, ठीक है। कंटिन्यूअस आप लोग एक रो में बैठे हुए हो। बात समझ आ गई? अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, मुझे मान लो यहाँ पे खड़े होकर मुझे चेक करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इस जगह पे जो वो रो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैं मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 4 है तो मैं चेक करूंगा कि जो पोजीशन x इज इक्वल टू 3 है वहां भी कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है। जो पोजीशन x इज इक्वल टू 5 है वहां भी कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर दोनों जगह बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट में भी बंदा बैठा हुआ है, राइट में भी बंदा बैठा हुआ है, इसका मतलब वो जो रो है वो कंटिन्यूअस बन रही है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी बैठे होने का क्या मतलब है? देखो आपको दिख रहा है काफी सारे रो है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रो में अगर मान लो मैं बोलता हूं यहां पे कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है, मान लो पीछे रो में बैठा हुआ है, बंदा तो बैठा है लेकिन पीछे रो में है। समझ आ गई बात? और फिर मैं जिस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, मान लो x इक्वल टू 4 पे मुझे चेक करना है, x इक्वल टू 3 पे मैं चेक कर रहा हूं सेकंड रो पे कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है, या फर्स्ट रो पे कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है। मान लो फर्स्ट रो का चेक करते हैं, फर्स्ट रो को मैं चेक कर रहा हूं कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैंने देखा x इज इक्वल टू 4 में एक बंदा तो बैठा हुआ है जहां पे मुझे चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर मैं x इक्वल टू 3 भी चेक करूंगा कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है। मान लो बंदा बैठा है लेकिन पीछे बैठा है तो उस वाले रो में तो नहीं बैठा हुआ ना,
इसका मतलब वैल्यूज अलग हो गई ना, हाइट अलग हो गई ना, ठीक है ना। अगर हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, पॉइंट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट में चेक करना है और उससे जस्ट पहले चेक करता हूँ और उसके जस्ट बाद चेक करता हूँ और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हाइट में, तब भी कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू सी पे मुझे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो सी से जस्ट पहले मैं कर्व के ऊपर चेक करूंगा पॉइंट है या कि नहीं है। ये भी जो मैंने आपको पॉइंट दिखा रखा है ये भी बहुत दूर है एक्चुअली, वो आपको दिखाने के पर्पज से बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली जब मैं किसी पॉइंट पे चेक करता हूँ उसके बहुत करीब वाली वैल्यू चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 पे चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है, तो मैं 2.99999 पे चेक करूंगा कुछ कर्व का कोई पॉइंट है या नहीं है। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूँ। और 3 के जस्ट बाद चेक करूंगा, 3.0000001 पे चेक करूंगा। ठीक है, मैं आपको ये इतने सारे जीरो से लगा के दे रहा हूं, आपको एक आइडिया लग जाए कि हम बहुत करीब चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये रियल नंबर पे डिफाइंड, मान लो ये तो रियल नंबर ही हुआ ना पूरा, ये जो लाइन है ये रियल नंबर हुआ, रियल नंबर और भी बड़ा है लेकिन रियल नंबर के एक हिस्से पे डिफाइंड है, तो यानी सभी पॉइंट्स पे तो डिफाइंड होगा, हाँ या ना। तो अगर मुझे एक्स टू सी पे चेक करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा एक्स टू सी से जस्ट पहले फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एक्स टू सी के जस्ट बाद फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और फंक्शन एग्जिस्ट करने के साथ साथ उनकी वैल्यूज भी लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे अगर आपको याद हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया आप लोगों ने, मैंने फंक्शन में पढ़ाया था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मान लो इस तरह का फंक्शन बन रहा है, 0 पे 0 आ गया, इस तरह चलता है, फिर ये हो गया, फिर यहां पर इस तरह हो गया, इस तरह का कर्व रहता है, याद है। मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1। अगर मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो आप चेक करो, x इज इक्वल टू 1 से जस्ट पहले सेम हाइट है फंक्शन की, x इज इक्वल टू 1 पे 1 है हाइट, हाइट अलग हो गई ना, बहुत ज्यादा अलग हो गई। x इज इक्वल टू 1 से जस्ट पहले जो हाइट है वो 0 है, दिख रहा ना, हाइट 0 है। कर्व तो ये रहा, ये कर्व है, पता है ना, ये कर्व है, फिर ये वाला कर्व है, हाँ है ना। तुम्हें लग रहा होगा मैं कर्व क्यों बोल रहा है, तो लाइन भी कर्व होती है, समझ आगे बात, लाइन भी क्या होती है, कर्व ही होती है, जनरली हम कर्व बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, मुझे 3 चीजें चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1 पे पॉइंट है या नहीं है, x इज इक्वल टू 1 से जस्ट पहले पॉइंट है या नहीं है, और x इज इक्वल टू 1 के जस्ट बाद पॉइंट है या नहीं है। x इज इक्वल टू 1 से जस्ट पहले पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, 0 है हाइट, 0 हाइट है। x इज इक्वल टू 1 पे भी पॉइंट है, ये रहा ऊपर है, 1 है हाइट। 0 और 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, इतना डिफरेंस है कि विजिबल है। समझ आ गई बात। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज होनी चाहिए वो सारी की सारी लगभग लगभग सेम हाइट की होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे अगर इस ग्राफ में देखेंगे x इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूटी चेक करना है, x इज इक्वल टू सी से जस्ट पहले भी लगभग सेम हाइट है, x इज इक्वल टू सी के बाद भी लगभग सेम हाइट है, और x इज इक्वल टू सी पे भी वही हाइट है, तब हम बोलेंगे फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। मतलब 3 बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? फंक्शन की वैल्यू c से जस्ट पहले भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, c से जस्ट पहले को क्या बोलते हैं? c माइनस। अगर आप लोगों ने लिमिट्स पढ़ा हो तो c x इज इक्वल टू सी हो गया c पे, c माइनस का मतलब है c से जस्ट पहले। c से जस्ट पहले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड नेबरहुड, अगर आपको याद हो। देखो भाई ऐसा है, अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 1, तो मान लो x एक्सिस में ये हो गया x इज इक्वल टू 1, और अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 1 के क्लोजेस्ट वैल्यू लेफ्ट साइड में। अच्छा, 1 के क्लोजेस्ट वैल्यू क्या क्या हो सकता है? देखो मैं बताता हूं, 0.9 कोई बोल सकता है, कोई बोलने में 0.9 बोल सकता है, लेकिन अगला बंदा आके बोल सकता है 0.99 और क्लोजेस्ट है। बात सही है। अगर मैं बोलूंगा 0.99 तो कोई आके बोल देगा 0.999 और क्लोजेस्ट है। अगर मैं बोलूंगा 0.999 तो कोई एक और 9 लगा के और क्लोज पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो यानी क्लोजेस्ट वैल्यू हम कभी बता नहीं सकते, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बताते। एक रफ आइडिया है कि जो भी हमारे 1 के क्लोजेस्ट है वो 0.9999999 जितने 9 बोल सकते हो उतना क्लोज जा सकते हो, तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी दे नहीं सकते, तो हम उसको नाम दे देते हैं। हम बोलते हैं जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में, उसको बोलेंगे 1 माइनस। क्या बोलेंगे? 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब हो गया 1 के क्लोजेस्ट वैल्यू लेफ्ट साइड में। समझ में आ गई बात। इसी तरह 1 के क्लोजेस्ट वैल्यू राइट साइड में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। मैं बोलूंगा 1.1 क्लोजेस्ट है, कोई बीच में 0 लगा देगा, बोलेगा 1.01 और क्लोज है, मैं बोलूंगा बात सही है। कोई एक और 0 लगा देगा, 1.001 और क्लोजेस्ट है, यानी बीच में जितने ज्यादा 0 लगेंगे उतना ज्यादा क्लोजेस्ट जाएगा बन गया, हाँ या ना। फिर से इसको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 प्लस। समझ में आ गई बात।
कहने का क्या मतलब है कि अभी तो मैंने 1 का एग्जांपल लिया है, तो 1 के क्लोजेस्ट लेफ्ट साइड में 1 माइनस कहलाएगा, 1 के क्लोजेस्ट राइट साइड में 1 प्लस कहलाएगा, और 1 पे तो 1 ही है। ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू सी के क्लोजेस्ट, सी के क्लोजेस्ट लेफ्ट साइड में सी माइनस, सी के क्लोजेस्ट राइट साइड में सी प्लस, और सी पे सी। बताओ बात समझ में आ गई? ये तो हो गई पॉइंट की बात, लेकिन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, अगर मैं बोलूंगा सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल ये है, मैं बोल रहा हूं सी तो हो गया x इज इक्वल टू सी हो गया आपका इसके ऊपर जो x कोऑर्डिनेट है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू मतलब हाइट, फंक्शन की वैल्यू मतलब हाइट, तभी तो हमने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट किया है। अगर आपको रिलेशन फंक्शन याद हो तो मैंने जब ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था तो मैंने कहा था x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं जो डोमेन से लेते हैं, और उसके बाद हमें y कोऑर्डिनेट्स मिलते रहते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करते रहते हैं। समझ आ गई बात? अगर मुझसे बोला जाए x इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब वो मुझसे हाइट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? हाइट। ये हाइट मांग रहा है। ये हाइट हम कैसे देंगे? हमारे पास इक्वेशन तो है ना, हाँ है ना। इस इक्वेशन में हम जो x की वैल्यू c है उसको यहां पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू c पुट कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी fc। क्या मिल जाएगी? इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं बोलूंगा c पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये चेक करूंगा मैं कर्व पे ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा, यानी fc की वैल्यू चेक करूंगा। उसके बाद c से जस्ट पहले चेक करूंगा कि पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा, मतलब ये वाला पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब ये वाला पॉइंट जो है ना वो x इज इक्वल टू सी से जस्ट पहले है, तो मैं कहूंगा इस फंक्शन की वैल्यू c माइनस पे, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, लिमिट x टेंड्स टू, भाई लिमिट क्या कह रहा है सुन लो, यानी कि मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस पे चेक करूंगा, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस पे चेक करूंगा फंक्शन की वैल्यू, और मैं fc की वैल्यू चेक करूंगा। तीन चीजें चेक कर रहा हूं मैं, फंक्शन की वैल्यू c माइनस पे, फंक्शन की वैल्यू c प्लस पे, और फंक्शन की वैल्यू c पे। भैया जब एग्जैक्ट वैल्यू पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, c पुट कर दो डायरेक्ट। लेकिन मैं यहां पे c माइनस तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि c माइनस का मतलब है क्लोजेस्ट वैल्यू फंक्शन के x इज इक्वल टू c के क्लोजेस्ट वैल्यू लेफ्ट साइड में। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, c माइनस कोई वैल्यू नहीं होती, c माइनस सिर्फ डायरेक्शन है। c माइनस क्या है? डायरेक्शन। अच्छा, जैसे 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 मैंने कहा था कि चलो फंक्शन की क्लोजेस्ट वैल्यू सॉरी x इज इक्वल टू 1 के क्लोजेस्ट वैल्यू 0.9 है, पर किसी और ने आके क्लेम मार दिया था कि 0.99 है, तो यानी फंक्शन की वैल्यू मैं 0.9 पे तो नहीं निकाल सकता, 0.99 पे भी नहीं निकाल सकता, 0.999 पे भी नहीं निकाल सकता। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 माइनस पे निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी उसकी वैल्यू हम लिमिटिंग निकाल रहे हैं। लिमिटिंग मतलब अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, आसपास की वैल्यू निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। बात समझ आगे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना। तो वो वैल्यू हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लिमिट की सहायता से। समझ में आ गई बात? लिमिट क्लोजेस्ट वैल्यू देता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हम क्लोजेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट देता है कई कंडीशन में, बताऊंगा मैं क्या। बताओ यहां तक बात समझ आ गई? तो अगर कोई हमसे पूछे फंक्शन सी पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो कंटिन्यूस तब होगा जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। इसे बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। सुनो, अगर मैं बात करूं मान लो इसको मिटा रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू सी, ये तो हो गया पॉइंट जिसमें हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं कंटिन्यूस है या नहीं है। समझ आ गई बात? c माइनस, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड नेबरहुड। क्या बोलते हैं? नेबरहुड। लेफ्ट हैंड नेबरहुड को जब हम लोग लिमिट लगा के फंक्शन के साथ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, पॉइंट हो गया लेफ्ट हैंड नेबरहुड, उस पॉइंट पे जो हाइट मिलेगी, अप्रॉक्स हाइट जो मिलेगी, उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस पे, c माइनस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। c प्लस को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड नेबरहुड। ठीक है, राइट हैंड नेबरहुड, राइट हैंड का पड़ोसी। ठीक है ना, उस पे जो वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। बताओ इतनी बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? लेफ्ट हैंड नेबरहुड की। मैं जब आगे फंक्शन लगा दूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, इसका मतलब राइट हैंड नेबरहुड की बात हो रही है, मैं आगे फंक्शन लगा दूंगा तो राइट हैंड लिमिट। सही है। लेकिन अगर मैं माइनस प्लस ना लगाऊं, सिंपल लिखूं लिमिट x टेंड्स टू c, तो इसका मतलब c पे नहीं है वैल्यू, इसका मतलब है c से पहले भी है c के बाद भी है, दोनों कवर कर रहा है। लिमिट x टेंड्स टू c यानी c के क्लोज,
सी के क्लोज हम दो साइड से आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। तो लिमिट एक्सटेंस टू सी में दोनों आते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है, लिमिट एक्सटेंस टू सी प्लस भी आएगा, लिमिट एक्सटेंस टू सी माइनस भी आएगा। बताओ इतनी बात समझ आ गई। तो बहुत जगह पे ये तो हो गया, चलो कंटिन्यूस की कंडीशन क्या है, ये एलएचएल है, ये एलएचएल है, ये क्या है, आरएचएल है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। और मैंने कहा फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट सी, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब यहां सुनो, एलएचएल और आरएचएल क्योंकि बराबर ही है तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं वापस, और कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट ये बनती है लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक लिख दिया, लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने अभी कहा था लिमिट एक्सटेंस टू सी का माइनस, सी का मतलब है सी से पहले भी सी के बाद भी, दोनों कवर हो रहे हैं, भूलना नहीं है इसे, ठीक है। और ये टॉपिक भूल जाओ तो भैया मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, इसे देखते रहना बीच बीच में जब भी मौका मिले, ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, और ये पूरा किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल होगा। ये आ गया, समझ आ गई बात। यानी कि फंक्शन पहला जो टॉपिक है ये कंटिन्यूटी, तो चैप्टर मतलब मेन टॉपिक है, इसमें है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी हमने चेक किया है कि फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। अब आप एक बात समझो, फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस नहीं होता। ये नहीं बोल सकते कि एक फंक्शन हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस, ये कभी नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन थोड़ा ना होगा, तब तो ग्राफ ही नहीं बन पाया ना बिल्कुल। तो फंक्शन क्या होता है, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बाकी जगह कंटिन्यूस हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने आपके सामने इंटीजर फंक्शन बनाया था, आपको याद होगा। इंटीजर फंक्शन कहां पे टूटता है, इंटीजर्स पे टूटता है। आपको अगर इंटीजर फंक्शन याद नहीं है रिवाइज करो, ठीक है। इंटीजर फंक्शन कहां पे टूटता है, इंटीजर पे टूट रहा है। ये देखो, ये गैप जो आ रहा है ये इंटीजर पे आ रहा है, पता है ना, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है, तो ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस है। क्लियर हो गई बात। tan जो फंक्शन होता है वो π/2 पे टूटता है, π/2, ठीक है ना, 3π/2। बात से में आ गई, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे टूटता है। अगर उसका ग्राफ देखेंगे तो ऑड मल्टीपल्स पे टूटता है, ठीक है। थोड़े दिन में ना मैं वीडियो डालने वाला हूँ फंक्शंस के, जो भी पूरा बेसिक है, मतलब 11 से रिलेटेड है वो कंसेप्ट, तो वो सारी वीडियो डालूंगा। मैंने 12th में पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है ना, लेकिन और भी वीडियोस आएगी उसमें, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ वगैरह सब कुछ आएगा उसमें, ठीक है। वो अभी बाकी क्लास में लेक्चर्स चल रहे हैं, जैसे रिकॉर्ड हो जाएंगे मैं डाल दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है, देखना जरूर। बताओ जी इतनी बात समझ आ गई। तो फंक्शन, अगर कोई बोलेगा कोई फंक्शन जो है क्या हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है, नहीं, वो हमेशा डिसकंटिन्यूस नहीं होता है। अगर डिसकंटिन्यूस होगा एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, कुछ पॉइंट्स पे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा डिसकंटिन्यूस नहीं होता है। जैसे डिसकंटिन्यूस का एक एग्जाम्पल है, बीच बीच में ब्रेक आ रहे हैं, हाँ है ना, तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यूस कहां पर है, इंटीजर पे है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फिलहाल तो कंटिन्यूस है, ठीक है, सभी जगह कंटिन्यूस, अपने डोमेन पे कंटिन्यूस है। समझ में आ गई बात। तो हम लोग पूरे फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं, मतलब पूरे फंक्शन को डिसकंटिन्यूस नहीं बोल सकते, किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए दिया जाएगा तो इस तरह चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस तब होगा जब लिमिट एक्सटेंस टू सी माइनस एफ एक्स बराबर होगा किसके, लिमिट एक्सटेंस टू सी प्लस एफ एक्स के, और ये पूरा का पूरा बराबर होगा किसके, एफ सी के। यानी जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे भी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बगल में वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट साइड वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मुझे बताओ बात समझ में आ गई। अच्छा, पर एंड पॉइंट की कहानी अलग हो जाती है। मान लो मैं कहता फंक्शन जो है यहां से, चलो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले ये बताओ समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, इसको लिख लो, ये वाला ग्राफ बना लो और ये वाला भी बना लो, ठीक है। ये आप लिख लेना कौन सा फंक्शन है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कहां पर डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है। समझ में आ गई। बताइए एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह मार्क कर लो, ओरिजिन वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मार्क कर लो, थोड़ा सा मार्क कर लो। बताओ जी बात समझ आ गई सबको, आ गई नहीं आई, चलो बढ़िया। तो बताओ इतना समझ में आ गया सबको, इतना समझ में आ गया। तो कंटिन्यूटी अगर चेक करने के लिए बोलेंगे,
तो पहले हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक कर सकते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे चेक करना है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल चेक करना है, फिर आता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन आता है, और फिर आता है कॉम्पोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। 4 टॉपिक है कंटिन्यूटी में, ठीक है। पहला क्या है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक फंक्शन दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट पे चेक करना है। पॉइंट पे चेक करने की कंडीशन ये रही, अगर तुमसे बोलूंगा कि पॉइंट पे चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप ये कंडीशन चेक करोगे, ठीक है ना। मैं बोलूंगा फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप बोलोगे फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट सी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। सिंपल सी बात है, फंक्शन की वैल्यू सी माइनस पे, फंक्शन की वैल्यू सी प्लस पे, और फंक्शन की वैल्यू सी पे, ठीक है ना। सी माइनस और सी प्लस के लिए लिमिट यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस सी प्लस, ठीक है। एक साथ लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, एफ सी के बराबर होना चाहिए। बताओ बात समझ आ गई। अच्छा एक चीज और है, अगर एल एच एल आर एच एल बराबर है और ये एफ सी के बराबर नहीं है, कभी कभी ऐसे भी होता है एफ सी के बराबर नहीं है। एफ सी के बराबर ना होने के कारण होते हैं, क्या कारण होता है, कभी कभी फंक्शन जो होता है एक्स टू सी पे डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। डिफाइंड क्यों नहीं होता, नॉर्मल एल्जेब्रिक तरीकों से डिफाइंड नहीं है। जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको लिमिट्स पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे नहीं निकल पा रही है, यानी इनडेफिनेट फॉर्म बन जा रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रही है, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रही है, जैसे कि 0/0 बन जा रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जा रहा है, ठीक है, या 0 की पावर 0 बन जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन जा रहा है, ठीक है, कुछ डिटर्मिनेंट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ऐसा बन जाता है, ठीक है, तब इसका मतलब ये नहीं होता कि फंक्शन की वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, तब इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास, ठीक है ना, उससे कैलकुलेट नहीं हो पा रही। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो 1 पे, ठीक है, तो 1 अगर आप डालोगे तो 0/0 बन जाएगा, और 0/0 बनने का मतलब आप बोलोगे यार 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है या इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये बोलोगे। इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू 1 पे निकाल नहीं पाऊंगा, फंक्शन की वैल्यू, हाँ है ना, समझ में आ गई बात। मैं पता निकाल क्यों नहीं पा रहा, मैं निकाल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि हमने जो बचपन से डिवाइड सीखा है, उस डिवाइड में ये नहीं बताया गया 0 को 0 से कैसे डिवाइड करना है। वो बोलते थे इनडिटरमिनेट फॉर्म या नॉट डिफाइंड बोल देते थे, समझ में आ गई बात। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 पे एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो चेक करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते थे, समझ में आ गई बात। तो कभी सिचुएशन ऐसे आती है, ऐसा फंक्शन दे दिया और मान लो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, पर एलएचएल आरएचएल बराबर है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम लोग बोलते हैं कि इनमें रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। क्या बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कि डिसकंटिन्यूअस है, एक होता है डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब ये और ये बराबर ही नहीं है, समझ आ गई बात। तीनों बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग आ रहे हैं, कुछ अलग, ठीक है ना। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है और ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है ना, तब जाके हम बोलते हैं इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है ये एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है, लेकिन आरएस में बता रखा है। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी नाम की चीज भी होती है। क्लियर हो गई बात। क्या क्या क्या, नहीं नहीं तब नहीं बोलेंगे। बताओ जितनी बात समझ में आ गई। तो जब मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, फंक्शन विल बी continuous at x is equal to c if limit x tends to c fx is equal to fc। तुम तीनों को खड़े कर दूंगा मैं। अब बातें क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बातें, पढ़ने आ रखे हो ना, पढ़ो फिर। उधर बैठ जाओ, अलग बैठो। क्या हुआ, पाँव में दर्द हो रहा। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की कंडीशन ही है, समझ में आ गई बात सबको। अब आ रहे हम पढ़ रहे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। पिछली बार मैंने कहा था डी, मैंने एंड पॉइंट्स नहीं बताए थे। इस बार मैंने क्या बताया, फंक्शन में, मतलब फंक्शन डिफाइंड है किसमें, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कब कंटिन्यूस कहलाएगा, जरा समझ लो ध्यान से।
पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो ये रहा वो फंक्शन जो मैं बना रहा हूं, ये है उसका ग्राफ, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा फंक्शन। यहां पर ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए, यहां पर एक्स इज इक्वल टू बी। ये पूरा फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस कब कहलाएगा जरा समझ लो। ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं बीच में, उसको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाली कंडीशन से चेक करेंगे। जितने भी पॉइंट है बीच में, जितने भी पॉइंट है बीच में ए और बी को छोड़ के, उसको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाली कंडीशन से चेक करेंगे। ए के लिए चेक नहीं कर सकते, बी के लिए ऐसा नहीं चेक कर सकते। कारण बताता हूं, ए तो एंड में है ना, एक एंड में है, कहीं ना कहीं से तो फंक्शन शुरू होगा। तो इस एंड में एलएचएल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आ गई बात? तो अगर वैल्यू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इसके बाद एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और जो करेगी वो वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, वो हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो यानी कि मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ नंबर वन, पहली बात, तीन बातें होनी चाहिए, ध्यान दो। पहली बात, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ए पे और ए प्लस पे बराबर होनी चाहिए, हाँ है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ये बराबर होनी चाहिए किसके, एफ ए के। सही है। दूसरी बात, लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स, बी माइनस क्यों, बी के पार तो जा नहीं सकते, बी से पहले ही जाना पड़ेगा। बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। एक चीज और, मैं ये नहीं बोल रहा ये और ये बराबर है। अगर आप इनकी हाइट चेक करोगे, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, और मैं इतने दूर कंपेयर कर भी नहीं सकता। मैं इसको अपने क्लोजेस्ट वैल्यू से कंपेयर करता हूं, जस्ट बगल वाले से, ए प्लस पे और ए पे, इस पे, इसको बी पे और बी माइनस पे चेक करूंगा, हाँ है ना। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, फॉर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसको हम चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी से, वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब है सी जो है इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट हो सकता है, ए और बी नहीं हो सकता, ए और बी के लिए अलग से चेक करवा दिया। बात समझ आ गई? बाकी अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी ओपन इंटरवल का मतलब है ए को छोड़ के, जब ए को छोड़ूंगा इसके बगल वाले पॉइंट पे जाऊंगा, तो इससे पहले भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ या ना। तो बीच में जितने भी पॉइंट है उसको कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से। एंड पॉइंट्स को अलग से चेक करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये और ये बराबर होनी चाहिए, ये और ये बराबर होनी चाहिए, और ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाली कंडीशन है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान दो यहां पे, मैंने कहा लेट y इज इक्वल, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, इस तरह लिख लिया, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन, या डिफाइंड ऐसे कर लेते हैं, टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी। मान लेते हैं ये दोनों फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है। समझ आ गई बात? ये दोनों फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस है, c पे। देन नंबर वन, f प्लस जी will be continuous at x is equal to c. Second, f minus g will be continuous at x is equal to c. Third condition, f g will be continuous at x is equal to c. And fourth condition, f by g will be continuous at x is equal to c. ठीक है, प्रोवाइडेड GC इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ जी भी कंटिन्यूस होगा, और एफ बाई जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एक और चीज लिख देता हूं मैं, एल्फा एफ विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। कहने का क्या मतलब है?
अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है सी पे, तो अगर मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता, वो भी कंटिन्यूस ही रहेगा। समझ में आ गई बात? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट समझ में आ गया, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल समझ में आ गया। फिर मैंने कराया अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब, ठीक है ना। तो ये भी कंटिन्यूस रहेंगे, अगर एफ और जी कंटिन्यूस है सी पे तो ये सारे के सारे कंटिन्यूस रहेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका भी कंसेप्ट समझ में आ गया, ये तो एक तरह से मैंने रटा दिया, मैंने कहा भाई होता है, ठीक है ना। तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों है ये कंटिन्यूस, एफ प्लस जी कंटिन्यूस क्यों है, एफ माइनस जी कंटिन्यूस क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले नोट कर लो। चलो भैया अब कारण को समझते हैं कि मैंने ये तो बोल दिया अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, पर क्या कारण है, ठीक है। तो देखो भाई, पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें? हमें ये गिवन है एफ और जी जो है ये कंटिन्यूस है पहले से। कहां पर कंटिन्यूस है? सी पर। अच्छा कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए। आपने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा होगा पहले, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्लास 11th में भी पढ़ा है और मैंने 12th में भी आपको पढ़ाया है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया कि अगर आप दो फंक्शन को ऐड करना चाहते हो तो पहली बात तो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा एफ प्लस जी। यहां देखो, अगर पहले फंक्शन का नाम एफ है, दूसरे फंक्शन का नाम जी है, तो जो फंक्शन का नाम बनकर आएगा जो ऐड करने से मिलने वाला है उसका नाम होगा एफ प्लस जी। क्या बोला मैंने? दोबारा ध्यान से सुनो। मैंने कहा जैसे फंक्शन का नाम एफ होता है, जैसे जी होता है फंक्शन का नाम, ऐसे एफ प्लस जी भी एक नाम है, ठीक है ना। मैथ्स में नाम हम कैसे रखते हैं? ऐसा नाम रखते हैं ताकि जिसको देखते ही समझ में आ जाए बना कैसे। समझ आ गई बात? तो एफ प्लस जी क्या है? फंक्शन का नाम है। जैसे एफ नाम होता है, जी नाम होता है, वैसे एफ की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एफ प्लस जी नाम है ये। हर फंक्शन किसी ना किसी के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इधर भी जी एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो एफ प्लस जी भी एक्स के ऊपर अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि फंक्शन का नाम एफ प्लस जी है और जो एफ प्लस जी है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये मिलता कैसे है? फिर मैंने बताया अगर मुझे एफ प्लस जी फंक्शन प्राप्त करना है तो मुझे एफ एक्स और जी एक्स जो फंक्शन ऑलरेडी गिवन होंगे इनको ऐड करना है। समझ में आ गई बात? और मैंने ये भी बताया था अगर एफ का डोमेन D1 है और जी का डोमेन D2 है तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो एक्स होगा वो इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। समझ में आ गई बात? जिस तरह मैंने ये ऐड का बताया इसी तरह सब्ट्रैक्ट का भी होता है। अगर दो फंक्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके एक नया फंक्शन बना रहे हैं, उस फंक्शन का नाम क्या रख देंगे? एफ माइनस जी। नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि फंक्शन बन कैसे रहा है। तो एफ माइनस जी अप्लाई हो रहा है एक्स के ऊपर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, और यहां पर भी जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है D1 इंटरसेक्शन D2 को। ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन काम अब रह गया है, मुझे ऑलरेडी पता है कि एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है सी पर, और मुझे ये सारे प्रूफ करने की ये कंटिन्यूस है। मैं एक करके दिखाऊंगा, होगा वैसे ही, ठीक है। अब देख लो क्या गिवन है? गिवन है एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, है ना। अच्छा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसी एफ माइनस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसी एफ जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, और एफ बाई जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये प्रूव करना है। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। एज एफ इज कंटिन्यूस, क्योंकि हमें एफ कंटिन्यूस दे रखा है सी पे, तो देयर फोर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी दे रखा है। भाई मैंने आपको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की कंडीशन यही तो बताई थी कि कोई फंक्शन सी पे कंटिन्यूस तब होगा जब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ सी। अब ये चीज गिवन है, इसका मतलब मैथमेटिकली ये चीज गिवन है। सही बात है कि नहीं है? सबको बात समझ आ गई? अच्छा ऑल्सो जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स इज इक्वल टू जी सी, हाँ है ना। ये हमारे पास क्या आ गई? सेकेंड इंफॉर्मेशन। बताओ जी इतनी बात समझ में आ गई? दोनों इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? अब सुनो, मैंने आपको बताया था जैसे एफ नाम है, जी नाम है, ऐसे एफ प्लस जी भी नाम है। तो मैं क्या बोलूंगा? नाउ एफ प्लस जी विल बी कंटिन्यूस। अब मैं बता रहा हूं एफ प्लस जी कंटिन्यूस कब होगा? विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ
लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन का नाम है f प्लस जी ओवर एक्स इज इक्वल टू f प्लस जी, फंक्शन का नाम है ओवर c। अगर ये पूरा इसके इक्वल आ गया तो मैं f प्लस जी को कंटिन्यूस कह सकता हूं, हाँ या ना भाई? देखो वैसे ही तो है, इधर लिमिट x टेंस टू c f x, f की जगह पे f प्लस जी आ गया, ठीक है, और इज इक्वल टू एफ सी होता है, f की जगह फिर से f प्लस जी आ गया। समझ में आ गई बात? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैं कहूंगा f प्लस जी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। ऐसा करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू c f प्लस जी ओवर x, यहां से स्टार्ट कर दिया हमने, सही है? सही है। लिमिट x टेंस टू c f प्लस जी ओवर x, मैंने ऑलरेडी बताया था f प्लस जी ओवर x को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस। अब अगर आपने लास्ट ईयर लिमिट पढ़ा था, आपको याद होगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में ये पढ़ाया गया था कि बाहर लिमिट होता है तो लिमिट सबके साथ अलग अलग लगा सकते हैं, बताया गया ये। तो ये जगह लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू c जी एक्स, ठीक है, ये सारी चीज आपको बता रखी है। अब हमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये पूरा किसके इक्वल है? एफ सी के इक्वल है। इसी तरह ये पूरा किसके इक्वल है? जी सी के इक्वल है, हाँ है ना? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता एफ प्लस जी ओवर सी? भैया जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो वापस एक्स बाहर लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना? वही कर दिया मैंने। तो जो मुझे लाना था कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ प्लस जी ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस जी ओवर सी, शुरुआत यहां से की, खत्म मैंने यहां पे किया, आ तो गए बराबर, आ गया आरएचएस की इक्वल। तो देयरफॉर ये साबित हो गया कि अगर एफ और जी कंटिन्यूस है, एफ और जी कंटिन्यूस थे, उसका यूज तो किया है ना मैंने। देखो अगर एफ और जी कंटिन्यूस थे तो एफ प्लस जी भी क्या होगा? कंटिन्यूस। ऐसे एफ माइनस जी हो जाएगा, इधर एफ माइनस जी, इधर एफ माइनस जी आ जाएगा, वैसे ही करना है। एफ जी आ जाएगा, वैसे ही करना है, और एफ बाई जी आ जाएगा, वैसे ही करना है। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? मैंने आपको रटने के लिए नहीं बोला, मैंने पहले आपको समझाया कि भाई ऐसा होता है, फिर मैंने आपको कारण समझा दिया है। कारण को बताने के लिए कई सारी चीजें यूज हुई है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन यूज हुआ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज हुआ, कंटिन्यूटी जो ऑलरेडी पढ़ लिया उसका यूज हुआ, 3 अलग अलग कंसेप्ट यूज हुए हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है।